इस वक्त सियासी और सैन्य हलचल तेज हो गई है। इस्राएली सेना के 2 सीनियर जनरल्स ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद इस्राएल में माहौल काफी गर्म है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है, क्योंकि इस्राएल में ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाने लगा है। अब तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता बस उनके हाथ से फिसलने वाली है? आज के इस वीडियो में इस खबर की हर डिटेल आपको दूंगी। इस्राएल को गजा के साथ युद्ध करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है दोस्तों। क्या है ये कीमत, आगे आपको बताऊंगी। गजा में सीजफायर भले ही हो गया हो, लेकिन क्या इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच शांति मुमकिन है या यह सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है? इस्राएल और फिलिस्तीन विवाद दुनिया के सबसे पुराने और जटिल मुद्दों में से एक है, लेकिन क्या इस विवाद का हल कभी निकल पाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस्राएल में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित माइक हक्काबी ने 2 राज्य समाधान को ही नकार दिया है। मतलब साफ है, या तो इस्राएल या फिलिस्तीन। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, आगे आपको बताऊंगी। इस्राएल के लोग फिलिस्तीन के लोगों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, यह भी अब साफ हो गया है। सच्चाई आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के अंदर मचा घमासान भी आपको दिखाऊंगी। क्या पूरा मामला है ये बताऊंगी आगे। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सपना है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करे, लेकिन क्या इस्राएल के पास इतना दम है? इसे लेकर जाने माने पत्रकार मोहम्मद शमशुद्दीन ने क्या कहा है आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं जो आपका जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप किया करिए, जो आपकी राय हो या फिर जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों सीजफायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर अब बात बनाई है। दरअसल इस्राएल के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उस वक्त आया जब गजा में सीजफायर हो गया, और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ ही 2 सीनियर जनरल्स ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों के बाद इस्राएल बेटूना पार्टी के नेता अविगडोर लिबरमैन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सुरक्षा कैबिनेट से इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि इन असफलताओं की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी अब बचा पाएंगे, क्योंकि इस्तीफों की इस लहर ने इस्राएल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सेना और सरकार के बीच खींचतान, सुरक्षा नीति पर सवाल और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा विरोध, ये सब इस्राएल की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस्राएल में सेना और सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सेना के ऑपरेशनों में दखल दिया और कई फैसले अपने फायदे के लिए किए। इन इस्तीफों ने इस खींचतान को और ज्यादा उजागर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस दबाव के चलते इस्तीफा देंगे या फिर उनकी सरकार इस संकट से उभर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर लिखेगा। एक तरफ जंग के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्तीफे की आफत टूट पड़ी है, तो दूसरी तरफ इस्राएल के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। गजा युद्ध ने इस्राएल की अर्थव्यवस्था, इस्राएल की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाला है। इस्राएल के वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस 2024 में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में 100 बिलियन शेकेल यानी कि लगभग 30 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। इस युद्ध की वजह से इस्राएल का सार्वजनिक कर्ज जो है वो 1.33 ट्रिलियन शेकल तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अब और ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, जिसका बोझ सीधा सीधा इस्राएल की जनता पर पड़ेगा। टैक्स बढ़ सकते हैं और कई सामाजिक योजनाओं में कटौती भी हो सकती है। दोस्तों युद्ध सिर्फ जान माल की हानि ही नहीं करता, बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। गजा में हुए युद्ध ने इस्राएल को न सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। मजे की बात तो यह है कि 130 अरब डॉलर जैसी भारी कीमत चुकाने के बाद भी इस्राएल अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया और युद्ध सिर्फ जनता के लिए आर्थिक और मानसिक तनाव का कारण बन गया।
इस्राइल भले ही अपने नुकसान को छुपाता रहे, लेकिन सच तो यही है कि इस्राइल को भी इस युद्ध से भारी नुकसान पहुंचा है। अब दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं, जिसे देखकर आप फिलिस्तीन के लोगों की हिम्मत और उनके हौसले को सलाम जरूर करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। जेनिन की ये वीडियो है। दरअसल गजा में युद्ध विराम के बाद इस्राएली सेना ने अब वेस्ट बैंक के जेनिन में अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार वहां पर गोलीबारी हो रही है और बम बरसाए जा रहे हैं। इन्हीं हमलों के बीच का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जेनिन में इस्राएली सेना के भारी हमले के दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने चमत्कारिक रूप से गोलियों की बौछार से अपनी जान बचाई। वो बिना किसी खौफ ऊपर वाले के भरोसे आगे बढ़ता गया। गोली चलती गई और उसे छू तक नहीं पाई। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उसके आसपास से गोलियां गुजर रही हैं, लेकिन उस शख्स को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस्राइल ने फिलिस्तीनियों पर इतना जुल्म कर दिया है कि अब उनकी दहशत ही खत्म हो गई है। अब उन्हें खुदा के सिवा किसी और पर यकीन नहीं और किसी बम और गोली का डर नहीं। ये वीडियो इस बात का सबूत है, इस बात को साबित भी करती है। गजा में इस्राइल को पीछे हटाने के बाद क्या वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी संघर्ष इतना ताकतवर बन गया है कि इस्राइल को हार का सामना करना पड़े। हमास के एक सीनियर नेता का यह कहना है कि वेस्ट बैंक में इस्राइल को उसी तरह मात दी जाएगी जैसे गजा में दी गई है। हमास के सीनियर नेता जहीर जबारीन ने इस्राइल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये फासीवादी शासन फिलिस्तीनी राष्ट्र और उनके अधिकारों को मान्यता देने से इनकार करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, यानी कि एक ही ऑप्शन है, संघर्ष, और हम अपनी एकता और बलिदान से इस्राइल के कब्जे को खत्म करेंगे। जबरीन का बयान तब आया है जब वेस्ट बैंक के शहर जेनिन और वहां के शरणार्थी कैंप पर इस्राएली सेना ने बड़े पैमाने पर हमला किया है, लेकिन इन हमलों के बावजूद फिलिस्तीनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमास का दावा है कि उनकी एकता और रणनीति के कारण गजा में इस्राइल को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सीजफायर के तहत दोस्तों 3 चरणों में, यानी कि 3 फेज की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 1900 यानी कि 100 कम 2000 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा, जबकि हमास द्वारा कब्जे में लिए गए 33 इस्राएली कैदियों को छोड़ा जाएगा। यह डील इस्राएली सरकार ने तब मानी है जब उनके ही नागरिकों ने कैदियों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया, नेतन्याहू के खिलाफ रोड पर उतर आए। हमास नेता ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा आरोप लगाया है और इस आरोप को लगाते हुए उनका यह कहना है कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों की स्टील जैसी इच्छा शक्ति उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, कहते हैं जो दिल में हो वो जबान पर आ ही जाता है। इस्राइल का मकसद ही हमेशा से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करना है और अब तो अमेरिका के नेता भी ये बात मानने लगे हैं। हकाबी, जो अमेरिका के इस्राइल में एम्बेसडर बनने वाले हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो 2 राज्य समाधान को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि फिलिस्तीनियों का असली उद्देश्य इस्राइल का अस्तित्व खत्म करना है। उन्होंने कहा कि गजा को एक फिलिस्तीनी राज्य माना गया था, लेकिन देखिए वहां क्या हुआ। उनके मुताबिक अगर फिलिस्तीन एक अलग राज्य बनता है तो वो इस्राइल के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। हकाबी ने यह भी कहा कि इस्राइल का इस जमीन पर 3500 साल पुराना अधिकार है जो अब्राहम के समय से चला रहा है। उनके हिसाब से इस्राइल अपनी जमीन पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने का पूरा हक रखता है। 2 राज्य समाधान, यानी कि इस्राइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए अलग अलग राज्य, यह इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद का एक प्रस्ताव है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है दोनों के लिए अलग अलग देशों की स्थापना। लेकिन हकाबी के बयान से यह साफ है कि अमेरिका का रुख इस समाधान के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों?
दरअसल उसके दोस्त यानी अमेरिका के दोस्त इसराइल का इस पर यह रुख है कि फिलिस्तीनी राज्य बनने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वहीं फिलिस्तीनी नेता चाहते हैं, कई नेताओं का यह कहना है कि उनके लिए 1967 की सीमा के अनुसार एक संप्रभु राज्य बनाया जाए जिसमें पूर्वी यरूशलेम उनकी राजधानी हो। दोनों पक्ष यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, जो विवाद का बड़ा कारण है। वेस्ट बैंक और गजा पट्टी की स्थिति और यहूदियों की जो बसाहटें हैं यानी सेटलमेंट्स, जो यहूदी सेटलमेंट्स है, वो भी एक बड़ा विवाद है। दोस्तों, दो राज्य समाधान इसराइल को नापसंद है तो उसके दोस्त अमेरिका को कैसे पसंद होगा? कौन किसके लिए खतरा है, ये सब जानते हैं। गजा को अगर फिलिस्तीनी राज्य माना गया तो गजा के साथ इसराइल ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से वहां पर नरसंहार किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखी, किसी से छुपा नहीं है। इसराइल ने हमेशा फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किया है और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। इसराइल बेचारा बनता है, खुद की सुरक्षा की बात करता है, आत्मरक्षा की बात करता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो खुद फिलिस्तीन के लोगों के लिए खतरा है। उसके लोग खतरा है फिलिस्तीन के मासूमों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, खुद से नहीं कह रही हूँ, बल्कि लॉयर और फिलिस्तीन के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, अमल ओराबी उनका नाम है, उन्होंने एक बयान दिया है जिससे ये बात बिल्कुल साफ होती है। अमल ओराबी कहती हैं ये कि गजा के लोगों को इस्राएली मीडिया और जनता की नजर में खुश रहने का कोई हक ही नहीं है। 14 महीने के युद्ध के बाद सामान्यता यानी कि जो नॉर्मल जीवन होता है उसके एक पल के भी वो हकदार नहीं है, ऐसा इस्राएली मीडिया और जनता का मानना है, वो सोचती है। अब आप खुद सोचिए, जिन इसराइलियों की सोच ऐसी है वो खुद किसी के लिए खतरा है या उनके लिए कोई खतरा हो सकता है? आप खुद इस बात पर गौर फरमा सकते हैं। अब बात करते हैं नेतन्याहू की सरकार की। दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सपना है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करे, लेकिन क्या जो इसराइल है उसके पास इतना दम है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सके? जवाब है नहीं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, बल्कि पत्रकार मोहम्मद शमसुद्दीन का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू का सपना है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसराइल अकेला ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसराइल के पास अकेले इतनी ताकत नहीं है, उनकी सेना और संसाधन ईरान जैसे बड़े देश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से नेतन्याहू का ये सपना अमेरिका के समर्थन पर टिका हुआ है। उन्हें अमेरिका का समर्थन चाहिए, जो फिलहाल उनके लिए आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका हर बार इसराइल के इस फैसले का समर्थन नहीं करता है, बचता दिखा है इस फैसले के समर्थन से। इस बीच ईरान से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ा दावा ईरान को लेकर किया जा रहा है। दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि ईरान जो एक शिया बहुल देश है, वो सुन्नी प्रतिरोध, जो सुन्नी रेजिस्टेंस ग्रुप है, उनके लिए हथियार भेजता है, लेकिन सुन्नी समूह अपने ही प्रतिरोध तक यानी कि सुन्नी प्रतिरोध तक इन हथियारों को पहुंचने से रोक देता है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इस पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये घटना दिखाती है कि अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक मतभेद कैसे फिलिस्तीनी संघर्ष को प्रभावित कर रहे हैं। अब इस दावे के बीच खबर यह है कि जॉर्डन ने एक बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं, जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रतिरोध तक पहुंचाया जाना था। हथियारों की तस्वीर भी जारी की गई है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तादाद आप हथियारों की देखिए कि कितनी ज्यादा है। अब सीरिया से आई एक बड़ी खबर आपको बताती हूँ। दक्षिणी सीरिया में इसराइल एक नया सैन्य बेस बना रहा है। जी हाँ, धीरे धीरे सीरिया पर इसराइल का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है और अब वहां पर इसराइल सैन्य बेस बना रहा है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है जो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि नई सरकार ने अब तक इसराइली जो आक्रमण है और घुसपैठ के खिलाफ कोई कदम ही नहीं उठाया है। क्या यह खामोशी इसराइल की सीरिया की जमीन पर कब्जा करने के पक्ष में है? क्या एचटीएस की सरकार इसराइल की कठपुतली है? और अगर ऐसा नहीं है तो सीरिया में कैसे इसराइल को सैन्य बेस बनाने की खुली छूट मिल रही है? आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए।
खुदा हाफिज।